Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will revise chapter number 3, and chapter number 3 is about Crusades, Renaissance and the Age of Discovery. So in this chapter we will discuss about that what were Crusades and what is the meaning of Renaissance and what is Age of Discovery. So let's start from its first question. Question number 1 is, what was the impact of the fall of Constantinople? In previous chapter we will discuss about the fall of the Constantinople. थोड़ा सा इसका लाइट से जिक्र आया था कि क्या 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो ख़त्म हुआ था, किस तरह से उसको ऑटोमन सुल्तान महमद II ने उस पर अटैक किया था और उस पर कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है, और उसका नाम चेंज करके इस्तंबुल रखा था. तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा था यूरोप पे. With the fall of Constantinople, Europe entered the period known as the Middle Ages or Dark Ages, and many of the great advancements made by the Greeks and the Romans came to be forgotten. क्या था कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में जब उसकी पूरी हुकूमत ख़त्म हो गई थी, यानी रोमन्स को मुकम्मल तौर पे ज़वाल आ गया था, तो उससे यूरोप में कह लो एक ऐसा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था जो डार्क एजेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है. डार्क एजेस यानी एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे उन्होंने जो जितनी ग्रीक्स ने और जो रोमन्स थे उन्होंने जितनी एडवांसमेंट की थी वो सब जो थी वो तबाह हो चुकी थी और लोग उस चीज़ को भी भूल चुके थे, ठीक है. तो वो सब जो थी वो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल. मतलब आप कह लो कि वो जो एक उनका टाइम पीरियड थोड़ा सा बहुत ग्लो तो नहीं था, लेकिन ये था कि एक बड़ा टाइम उन्होंने हुकूमत की थी. बड़ी मशहूर एम्पायर थी रोमन्स की, जिन्होंने बड़ा अरसा जो था वो हुकूमत की. और हर टाइम पीरियड में एडवांसमेंट भी होती हैं, कुछ ना कुछ इंसान थोड़ा सा जानता है, सीखता है, नॉलेज गेन करता है. तो 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल ख़त्म हुआ था तो यूरोप जो था वो ऐसे टाइम पीरियड में चला गया था जहाँ जो जितनी भी एडवांसमेंट हुई थी वो सब जो ग्रीक और रोम ने जो भी थोड़ी सी डेवलपमेंट थी या जो भी था वो सब जो भी डेवलपमेंट थी वो सब ख़त्म हो गई थी. There were frequent attacks by warrior tribe like Vikings, Huns and Vandals who killed, plundered and destroyed at will. अच्छा, क्या था कि यहाँ पे फिर फ्रीक्वेंट अटैक यानी बार बार हमले हुआ करते थे, छोटी छोटी जंगें बहुत लड़ी गई बिटवीन बाय वॉरियर ट्राइब, यानी जो जंगजू कबीले वहीं के रहने वाले थे वो उन्होंने भी ये चीज़ जो थी इस पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा था इस तरह से कि उन्होंने बहुत हमले किए थे यूरोप पे. सॉरी, वहाँ के जो लोग थे लाइक वाइकिंग थी, उसमें ये जो नाम है ये वो बताए हुए हैं, वाइकिंग, हंस एंड वेंडल्स हु किल्ड, प्लंडर एंड डिस्ट्रॉयड विल. तो यूरोप में जब इस तरीके से हमले हुए कंटिन्यूली बार बार, तो उससे वहाँ की जो मैशियत थी और वहाँ के जो लोग थे वो इंटरनली तौर पे, अंदरूनी तौर पे वो वीक होते गए, ठीक है, और सब कुछ जो था वो तबाह करना शुरू कर दिया था उन्होंने. यूरोपियन पीपल लिव्ड इन कांस्टेंट वॉर. तो यूरोपियन पीपल जो थे वो उस टाइम एक मुसलसल जंग में थे. अच्छा जी, ये जो फ्रीक्वेंट अटैक्स हुए थे बाय वॉरियर ट्राइब, अच्छा, फ्रीक्वेंट अटैक्स की वजह से क्या हुआ था कि जो यूरोपियन पीपल थे वो कंटिन्यूली एक वार वाली कंडीशन में थे, ठीक है, और उसमें उनको क्या फेस करना पड़ा था, यानी किस तरह की वार थी, पॉवर्टी की, हंगर की, यानी उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, गुर्बत, भूख, अफलास, एंड मैनी ऑफ देयर जनरेशन सफर्ड दीज टेरिबल कंडीशन स्पेशली फ्रॉम द 7th to 10th century. और उनकी आने वाली जो जनरेशन थी उनको ये वाली जो कंडीशन थी ना, ये बड़ा टाइम फेस करना पड़ी, ऑलमोस्ट 7th to 10th century. अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है. स्टार्ट होना है विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453. देयर वर फ्रीक्वेंट अटैक by warrior tribe like Viking, Huns and Vandals who killed, plundered and destroyed at will. European people lived in constant war, poverty and hunger, and many of their generation suffered these terrible conditions, especially from 7th to 10th century.
ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और इसकी हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वर द क्रूसेड्स एंड व्हाट वाज देयर इफेक्ट ऑन बोथ यूरोपियन एंड मुस्लिम्स। अच्छा, क्या है क्रूसेड्स, क्या है, पहले हमने बताना है कि क्रूसेड्स क्या थी और इसका क्या इफेक्ट पड़ा था यूरोपियन एंड मुस्लिम्स पे। अच्छा, पहले हम इसका क्रूसेड्स का मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू देती हूँ कि क्रूसेड्स क्या थी। क्रूसेड्स बेसिकली एक वार थी, बार बार जंगें हुई थी मुसलसल, और इसको कहते हैं रिलीजियस वॉर। ये रिलीजियस वॉर हुई थी मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के दरमियान में, ठीक है। एक्चुअली ये जंगें हुई थी क्रूसेड्स, ये बेसिकली हुई थी जेरूशलम पे। जेरूशलम जो था, यरूशलम जो जगह थी, ये ऐसी जगह थी जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम दोनों के लिए बहुत ही मुक़द्दस थी, ठीक है। यानी आप ये कह लो कि उधर जो मकामात थे, जो प्लेसेस थे, वो मुसलमानों के लिए भी बहुत रिस्पेक्टेबल थे, वो क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत रिस्पेक्टेबल थे, क्योंकि ये वो जगह थी, ये वो शहर था जहाँ पे बहुत सारे अंबिया जो थे वहीं पे उनकी पैदाइश हुई थी, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि यरूशलेम वो जगह है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और वहीं पे उनको आसमान के पे उठा लिया गया, ठीक है। और ये है कि इसके अलावा हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद और बहुत सारे ऐसे पैगंबर थे जो इस शहर में, जिन्होंने जो थी जहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी। तो बेसिकली ये जो क्रिश्चियंस थे वो भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे और मुस्लिम्स भी देते थे, क्योंकि मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, जो शब महराज पे गए थे, उनको भी इसी शहर का कोई जगह थी जहाँ से गए थे। और भी बहुत सारे मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह बहुत सारी बातें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, ठीक है। मस्जिद अक्सा जो है वो भी इधर ही है, ठीक है। तो ये जो था, ये बेसिकली जो यरूशलेम था, यरूशलेम जो था वो इसलिए क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों उस पर बहुत साल तक लड़ते रहे। किस वजह से? क्योंकि वो दोनों अपने उस शहर पे कोई एक चाहता था मुसलमान हुकूमत करे, दूसरे कहते थे नहीं क्रिश्चियंस करें। तो ये एक कंटिन्यूली वार चलती रही थी। अच्छा, इसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कन्वर्ट किया था और उसके बाद बड़ा लंबा टाइम जो था वो मुसलमानों के अंडर रहा था, लेकिन फिर से ये क्रिश्चियंस के पास चला गया। यानी आप ये कह सकते हो कि ये ऐसा एरिया था जहाँ जो मुसलसल एक जंग वाली कैफियत में रहा था। तो अब यहाँ पे हम क्रूसेड्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, क्रूसेड्स क्या है, ठीक है। ये आपने एक तरह से बता रहा है कि क्रूसेड्स क्या थी। द क्रूसेड वर अ सीरीज ऑफ रिलीजियस वार बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। एक सीरीज़ थी किसकी? रिलीजियस वार की। किसके दरमियान में? बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। अच्छा, इधर भी आपने एस लगाना है, ठीक है। Christians and Muslims started primarily to secure control of holy sites considered scared by the both group, ठीक है। क्या था कि बिटवीन क्रिश्चियन और मुस्लिम के दरमियान में रिलीजियस वार थी जो स्टार्ट हुई थी, जिसका मकसद यानी जो इब्तदाई मकसद था वो क्या था? टू सिक्योर कंट्रोल ऑफ हॉली साइट्स, कि महफूज रखना है और कंट्रोल रखना है किस पर? एक महफूज कंट्रोल किस पर रखना है? जो वहाँ के हॉली मुक़द्दस मकामात थे। कंसिडर्ड स्केयर्ड बाय द बोथ ग्रुप, जिससे दोनों ही डरते थे, ठीक है। दोनों को एक खौफ था कि मुसलमान होंगे तो जो उनके चर्चेज हैं उनको नुकसान होगा, और क्रिश्चियन सोचते थे यानी क्रिश्चियन सोचते थे मुसलमान होंगे तो उनके चर्चेज और जो उनके हॉली साइट्स हैं उनको नुकसान होगा, और मुसलमान सोचते थे कि क्रिश्चियंस आएंगे, क्रिश्चियंस की हुकूमत होगी तो वो हमारे जो हॉली प्लेसेस हैं, हॉली साइट्स हैं, उनकी वो भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इनके दरमियान में जंगें रहीं, ठीक है। और वो उस एरिया पे कब्ज़ा करना चाहते रहे। तो ये है क्रूसेड्स के बारे में बताना है आपने, व्हाट वर द क्रूसेड्स। तो ये क्रूसेड्स का एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है। उसके बाद हमसे पूछा इसका यूरोपियन और मुस्लिम्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, ठीक है। वो हम बुक से देखते हैं। अच्छा जी, इसका आंसर है पेज नंबर 14 पे, ठीक है। द रिनाइसेंस, इस तरह आपने हेडिंग देनी है, द
अगर आपने हेडिंग देनी है अफेक्ट ऑन बोथ यूरोपियन एंड मुस्लिम, ये भी क्वेश्चन से देख के आपने हेडिंग देनी है। फिर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है एज अ रिजल्ट से, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्रूसेड्स हुई थी और बार बार हुई थी और बहुत टाइम पीरियड ही चलती रही थी। अच्छा, जो क्रूसेड्स हुई थी उनका टाइम पीरियड था 1096 टू 1204, ठीक है। और 4 मेन क्रूसेड्स हुई थी और ये हुआ था कि क्रिश्चियंस ने 1099 में जो था वो यरूशलेम पे कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है, उनके पास आ गया था कंट्रोल। लेकिन फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, 1188 में जब सलाहुद्दीन आया और उसने वापस इस एरिया पे दोबारा से कब्ज़ा कर लिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस हर सूरत में चाहते थे कि ये एरिया उनके पास आ जाए, तो इस वजह से जंगें जो थी काफ़ी टाइम पीरियड तक चलती नहीं थी। लेकिन लास्ट में फिर वो मुसलमानों के अंडर आ गया था और फिर ये कह लो कि वो टाइम पीरियड फिर ऐसा स्टार्ट हुआ जब यूरोप जो था, कह लो उसने बड़ी साजिशें स्टार्ट कर दी। और वो ऐसी साजिशें थी कि जो जैसे सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश आए थे, तो ये वही टाइम पीरियड उस तरफ भी ऐसा हुआ था कि जो ये यरूशलेम था और ये फ़लस्तीन था, तो ये वापस जो था वो यहूदियों को दे दिया गया था। खैर, ये इसकी हिस्ट्री है। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्या रिज़ल्ट निकला था उसका। एज अ रिज़ल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द यूरोपियन एंड मुस्लिम, जब जंगें हुई थी तो जाहिर है एक इंटरेक्शन हुई थी किसके दरमियान में, यूरोपियन और मुस्लिम्स के दरमियान में। ये वो टाइम पीरियड था जब मुस्लिम्स जो थे उनको पीछे से नॉलेज मिला था वो उनके पास था, ठीक है, यानी वो उसको समझते थे। तो जब जंग हुई थी तो उनकी आपस में इंटरेक्शन हुई, ठीक है। जाहिर है एक एरिया में रहते हुए जंग भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, तो वहाँ पे उनके आपस में एक तरह से ये इंटरेक्शन है ना। तो एक इससे जो रिज़ल्ट निकला था वो ये था, देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, ठीक है। नॉलेज एक्सचेंज हुआ था बिटवीन मुस्लिम्स टू क्रिश्चियंस, ठीक है, क्योंकि यूरोपियंस जो थे वो उनका वो बहुत ज़्यादा एक डार्क टाइम स्टार्ट हो गया था, स्पेशली फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, यानी मशरिक से मगरिब। और अब हम वेस्ट जाते हैं फॉर नॉलेज, ठीक है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यानी वो अमेरिका और उस जगह पे हैं, तो वो बेसिकली हम जो अपनी जो एजुकेशन है या जो भी नॉलेज है वो हम वेस्ट टू ईस्ट अब गेन करते हैं। जबकि पहले जो था, जब ये रेनेसांस का टाइम पीरियड था, तो उन्होंने जो आपस में मुसलमानों की और यूरोपियंस की आपस में इंटरेक्शन हुई थी उससे नॉलेज एक्सचेंज हुआ था फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, विच रिजल्टेड इन रेनेसांस, जिससे रेनेसांस हुआ। अब रेनेसांस का मीनिंग होता है रीबर्थ या रीन्यूअल, यानी किसी चीज़ की असर नो पैदाइश। यानी एक जैसे वो डार्क टाइम में चले गए थे, उसके बाद जब वो वापस डेवलपमेंट की तरफ आई, उनकी रीबर्थ वाली स्टेज आई, ज़ाहिर है एक जैसे हालात तो नहीं रहते ना, तो उस टाइम पीरियड को रेनेसांस बोलते हैं, द रीबर्थ ऑफ लर्निंग, नॉलेज एंड प्रोग्रेस इन यूरोप। तो ये वो टाइम पीरियड था जब यूरोप में जो थी वो लर्निंग, जो वो इस चीज़ से हाथ धो बैठे थे, खो चुके थे, तो दोबारा से ये रीबर्थ हुआ किसकी तरफ, लर्निंग, नॉलेज एंड प्रोग्रेस इन यूरोप। तो ये यूरोपियन और मुस्लिम्स पे जो इफ़ेक्ट पड़ा था ये इसका पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने हेडिंग देनी है क्रूसेड्स, उसके बाद ये आपने कंप्लीट ये छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। फिर आपने हेडिंग देनी है अफेक्ट ऑन बोथ यूरोपियन एंड मुस्लिम्स, और फिर ये पेज नंबर 14 से स्टार्ट करना है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ द इंटरेक्शन से लेकर एंड प्रोग्रेस इन यूरोप तक। तो हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज़ लियोनार्डो डा विंची अ गुड एग्जांपल ऑफ द रेनेसांस, ठीक है। अच्छा, ये है कि रेनेसांस का टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड है जब बहुत सारे जो थे बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ सामने आई थी। अब वो ऐसी पर्सनालिटीज़ थी जो रेनेसांस टाइम पीरियड में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जो एक एग्जांपल आज हम गुड एग्जांपल देखें, यानी जो एक बहुत फेमस हुई थी, वो है लियोनार्डो डा विंची की। इसके अलावा और भी हुई थी, मिकल एंजेलो था,
गलाइलियो गैलीलेई था और कोपरनिकस था। इसको मज़ीद हम आगे भी देखेंगे आगे फर्दर क्वेश्चंस में। तो अभी इस क्वेश्चन में लियोनार्डो डा विंची के बारे में पूछा गया है कि उसका रेनाइसेंस के लिए उसको क्यों एज अ गुड एग्जांपल माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 15 पे, लियोनार्डो डा विंची। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड है 1452 टू 1519। ये आपने माइंड में रखना है फॉर द असेसमेंट, फॉर MCQs, फॉर फर्दर एग्जाम्स, किसी भी टाइप का जो भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो लियोनार्डो डा विंची का कंप्लीट ये आपने माइंड में रखना है, इसके सारे पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा अब क्या है, लियोनार्डो डा विंची जो है वो एक गुड एग्जांपल है किसकी, रेनाइसेंस मैन है। ठीक है, रेनाइसेंस टाइम की। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द ग्रेट इंक्वायरिंग माइंड ऑफ द रेनाइसेंस वाज दैट ऑफ लियोनार्डो डा विंची। तो ग्रेटेस्ट इंक्वायरिंग माइंड कौन था की पर्सनालिटी थी, जो था लियोनार्डो डा विंची। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंक्वायरिंग माइंड कहते हैं ऐसा इंसान, यानी ऐसा जो बहुत ज़्यादा एक क्यूरियस हो। ठीक है, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाए। तो ये जो था लियोनार्डो डा विंची जो था वो भी एक ऐसा ही इंसान था जिसके अंदर क्यूरियोसिटी थी बहुत ज़्यादा, और वो नई से नई चीज़ को जानना चाहता था और बनाना भी चाहता था। ठीक है, फ्लोरेंस का रहने वाला था, सेंटर ऑफ द रेनाइसेंस इन यूरोप। ही वॉज अ पॉलीमैथ। अब वो पॉलीमैथ यानी एक को जिससे ऐसा शख्स जिसको बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स में भी कमांड हो। और उसमें कौन कौन से आ रहे हैं, पेंटर, स्कल्प्टर कहते हैं जो पत्थरों का काम करते हैं। ठीक है, पत्थरों पे उसको तराशते हैं और जो उसको बोलते हैं, ठीक है, पत्थरों को बारीक बारीक उसको काट के कोई शेप्स दे देना, तो उसको बोलते हैं। फिर है आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन था, साइंटिस्ट था, एनाटॉमिस्ट था। एनाटॉमिस्ट कहते हैं ऐसा इंसान जो जो अज़ा से जो हमारी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसके बारे में माहिर हो। ठीक है, उसको जानता हो बहुत अच्छे तरीके से। मैथमेटिशियन था, इंजीनियर था एंड इन्वेंटर था। ठीक है, तो ये जो है ये उसके पॉलीमैथ में ये तमाम बातें आ रही हैं कि वो उसको उसमें क्या क्या जो किस किस चीज़ों पे उसको कमांड थी। लेकिन लियोनार्डो जो फेमस हुआ था वो बेसिकली फेमस जो हुआ था वो एज अ पेंटर हुआ था। ठीक है, अगर आप इसकी पॉलीमैथ में इसकी देखो इसकी कि कहाँ कहाँ पे उसको इतने कमांड थी, तो बेसिकली ज़्यादा जो था वो एज अ आर्ट की फील्ड में आ रहा है। ठीक है, जैसे पेंटर है, स्कल्प्टर है, आर्किटेक्चर भी एक तरह से आर्ट ही करते हैं, आर्ट का काम करते हैं। ठीक है, और है ये एनाटॉमिस्ट यानी जो अज़ा जो बनाते हैं ना, ये वो होते हैं। ठीक है, जिनको इनको माहिर होती है। तो बेसिक जो पेंटर्स का जहाँ तक आ रहा है वो ये पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट। ठीक है, तो ये उनका उसका जो था ज़्यादा जो फेमस था वो किस फील्ड में हुआ था, पेंटिंग की फील्ड में। ठीक है, पेंटर था। और उसकी दो बड़ी फेमस पेंटिंग्स थी, मोनालिसा और द लास्ट सपर। ये आपने ये देखें ये लिखा हुआ है, तो ये आपने फॉर असेसमेंट जो है ना ये दो ये नेम और ये लाइन याद रखनी है कि एक तो वो पेंटर के तौर पे फेमस हुआ था और उसके जो बड़ी बेस्ट पेंटिंग मानी जाती हैं वो है मोनालिसा एंड द लास्ट सपर। और मोनालिसा जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। अभी भी आप अगर नेट पे सर्च करो तो आपको इसकी पिक मिलेगी। ठीक है, और वो आप सब ने मेरे ख्याल से देखी हुई है, लेकिन यह है कि जिन्होंने नहीं देखी वो ये इसको खुद देख लें। अच्छा, इसके बाद उसने बाकी जो साइंस की फील्ड में काम किया ही इवन डिज़ाइन अ फ्लाइंग मशीन। ठीक है, उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो उड़ती थी विद रिवॉल्विंग पेडल्स। तो इससे क्या हुआ था आगे फर्दर जो था वो ह्यूमन फ्लाइट जो थी उसके चांस बने थे। ठीक है, कि हवा में कैसे इंसान जो है वो फ्लाइट यानी कैसे मूव कर सकता है कैसे। तो ही वर्क ऑन डिज़ाइन फॉर द टैंक। इसके अलावा उसने एक टैंक का बेसिक पुराना डिज़ाइन बनाया था। और कह लो कि जो जदीद अब जो टैंक बन रहे हैं आप ये कह सकते हो कि उसकी बुनियाद जो थी वो किसने रखी थी, लियोनार्डो डा विंची ने। और हेलीकॉप्टर एज वेल एज सेवरल आइडियाज़ फॉर अदर सब्जेक्ट। ठीक है, ये उसके जो थे यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे उसने जो था वो टैंक डिज़ाइन किया था। इसके अलावा उसने
हेलीकॉप्टर के बारे में एक मतलब ये एक तरह से ये वो टाइम पीरियड है, देखो हर चीज़ की एक ना बेस बनती है, कोई भी चीज़ हमें एकदम जैसे आपको अब नज़र आ रही है ये ऐसी एक फ़ौरन से नहीं हो जाती, ठीक है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, टाइम टू टाइम वहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो लियोनार्डो जो डा विंची जो था उसने बेसिक जो था वो एक तरह से स्टार्ट लिया था, किसका, टैंक बनाए थे, हेलीकॉप्टर बनाए थे, मतलब उसका एक तरह से आइडिया दिया था, ठीक है। अब ये देखें ये जो नीचे आपके सामने इमेजेस दिखाए हुए हैं, अच्छा पहले तो वो जिसका हमने जिक्र पढ़ा था फ्लाइंग मशीन थी, रिवॉल्विंग पेडल्स, तो ये उसने एक तरह से स्केच बनाए थे जिसको आगे जो थे उसको बेस करते हुए उन्होंने फ्लाइंग मशीन बनाई, ठीक है। फिर ये एक स्टार्टिंग का टैंक, ठीक है, उसकी ड्राइंग है, और फिर ये कुछ दूसरी छोटी छोटी ऐसी मशीनें हैं दूसरी जो पानी से चलती थी, ठीक है। तो ये तीन ये उसकी जो थी ये जो था बना था ये उसी की ड्राइंग की बेस पे बना था, ठीक है, और ये बाकी भी उसकी ड्राइंग्स हैं। Thus, Leonardo symbolized the spirit of learning and intellectual curiosity of the Renaissance. तो ये वो तमाम बातें हैं जिसकी वजह से लियोनार्डो को सिंबलाइज किया जाता है या उसको एक तरह से समझा जाता है क्या कि वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी वो रेनेसेंस टाइम पीरियड का जो था वो एक ऐसा इंसान था जिसमें लर्निंग की बहुत ज़्यादा स्पिरिट थी, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ये रेनेसेंस टाइम पीरियड जैसे मैंने आपको बताया रीबर्थ, तो इसके बाद जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है ना वो एज ऑफ डिस्कवरी आ जाता है। तो इसलिए भी इसको लियोनार्डो को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है। इस क्वेश्चन के आंसर में आपने हेडिंग देनी है लियोनार्डो डा विंची, ये इसका टाइम पीरियड है 1452 टू 1519, ये आपने माइंड में रखना है। फिर है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंक्वायरिंग माइंड ऑफ द रेनाइसेंस वॉज दैट लियोनार्डो डा विंची, यहाँ तक। फिर स्टार्ट करना है इधर से, ही वॉज अ पॉलीमैथ, पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, एनाटॉमिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर एंड इन्वेंटर। यहाँ तक कंप्लीट लिखने के बाद आपने आना है फिफ्थ लास्ट लाइन पे, ही इवन डिज़ाइन अ फ्लाइंग मशीन विद रिवॉल्विंग पेडल्स, ठीक है। फिर से नेक्स्ट लाइन पे आना है, ही वर्क ऑन डिज़ाइन फॉर द टैंक एंड अ हेलीकॉप्टर एज वेल एज सेवरल आइडियाज़ फॉर अदर सब्जेक्ट। थस लियोनार्डो सिंबलाइज्ड द स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी ऑफ द रेनेसेंस। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, जो अब मैंने आपको इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।